नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आरटी एक्ट 2009। बोले तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें किस प्रकार की चीजें होगी उसका यह इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। हमें पहले ये जानना होगा कि आरटी एक्ट 2009 किस प्रकार से बना है, इसमें बेसिक बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जब आप इसकी धाराएं पढ़े तो उससे पूर्व जो प्रश्न प्रस्तावना से या फिर हम कहें कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो प्रश्न आए वो गलत न हो। तो शुरुआत करते हैं आरटी एक्ट के बनने की प्रोसेस से। अब हम पहले जो पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं इसमें हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा कि शिक्षा किस प्रकार की सूची का विषय है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं कि पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था शिक्षा, कि राज्य का दायित्व है शिक्षा प्रदान करना। पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वर्तमान में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। तो शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। पूर्व में यह राज्य सूची का विषय हुआ करता था। तो समवर्ती सूची का विषय कब बना? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दो बिलों के बारे में जो प्राथमिक शिक्षा को लेकर हुए हैं। तो प्राथमिक शिक्षा को लेकर दो प्रकार के बिल आए, जिसमें से पहला बिल था 1910 का गोखले बिल और दूसरा बिल था 1917 का पटेल बिल। गोखले बिल श्री गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया है 18 मार्च 1910 को। अब इसमें क्या था इसको समझते हैं। ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया था कि देश भर में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ प्राथमिक जो शिक्षा है उसको कंपलसरी किया जाए और फ्री किया जाए। किंतु तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार किया। तो प्रश्न ऐसा आता है कि बताइए वो व्यक्ति कौन है जिसने प्राथमिक शिक्षा को सबसे पहले मुफ्त और अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिल्ली में ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद के समक्ष रखा। व्यक्ति का नाम है श्री गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनके द्वारा ये कार्य किया गया, अतः इनको हम आज जानते हैं आरटीई के जन्मदाता या जनक के रूप में। तो ये गोखले बिल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानकारी लेते हैं पटेल बिल की। अब देखिए पटेल बिल गोखले बिल के बाद में आया। जो गोखले बिल था उसे तो अस्वीकार किया गया, किंतु ये जो पटेल बिल था जो 1917 में आया विट्ठल भाई पटेल के द्वारा, तो यह स्वीकार किया गया था, किंतु इसे केवल बंबई प्रांत के लिए ही स्वीकार किया गया था, क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश अधीन था बंबई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। किंतु वहां प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी किया गया था, केवल कंपलसरी किया गया था, फ्री बोले तो निःशुल्क या मुफ्त नहीं किया गया था। तो इतनी सी बात है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है प्राथमिक शिक्षा उसको कंपलसरी किया जाए, इसको लेकर जो बिल था बंबई प्रांत का वह पटेल बिल के नाम से जाना गया। अब हम आ जाते हैं वर्धा योजना के बारे में। अधिकांश पुस्तकों में इस चीज को समझाया नहीं जाता है कि वर्धा योजना क्या है, इसको कैसे जो है बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो हम जाते हैं हमारे इतिहास पर। बात है 1937 के अक्टूबर की, यानी अक्टूबर 1937 की बात है। तब एक हमारे सम्मेलन आयोजित हुआ जिसका नाम था अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन, और ये हुआ था वर्धा में। कहाँ हुआ था? वर्धा में। ये जो वर्धा में हमारे सम्मेलन हुआ अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन, इसे ही हम आज वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। योजना का मतलब कि जो शिक्षा को लेकर योजना बनाई गई, इसीलिए इसे वर्धा योजना कहते हैं। ये कोई आज की जो योजनाएं चलती हैं वो वैसी योजना नहीं है, ये शिक्षा को लेकर जो योजना बनाई गई थी, इसलिए वर्धा में जो स्थान है वर्धा, वहां ये बनाई गई थी। इसलिए अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन को आज वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। और यह योजना अक्टूबर 1937 में शुरू हुई। अब इसमें क्या हुआ था? तो इसमें बुनियादी शिक्षा के ऊपर चर्चा हुई और बुनियादी शिक्षा को लागू करने की बात कही गई है। अब बुनियादी शिक्षा के लिए जो प्रयास किया था वो किया था महात्मा गांधी ने, और उनके सपोर्टर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बुनियादी शिक्षा के लिए एक समिति का गठन हुआ और उस समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर
जाकिर हुसैन, यानी वर्धा योजना जो है, उस वर्धा योजना के अंदर बुनियादी शिक्षा समिति बनाई गई। उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। गांधी जी को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि गांधी जी पॉलिटिक्स के अंदर या फिर ऐसे भी किसी संगठन में जुड़ना नहीं चाहते थे, बस वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करते थे। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस बुनियादी शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो गांधी जी की जो अवधारणा है, जिसको हम बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन कहते हैं, उसको तालीम शिक्षा या मूल शिक्षा भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई है, जिसमें हस्तशिल्प कौशल का ज्यादा रोल था, उसको हम तालीमी शिक्षा या मूल शिक्षा भी कहते हैं। और इस बुनियादी शिक्षा के अवधारणा में कहा गया था कि 7 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और उनको मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, यानी लोकल जो लैंग्वेज है बच्चे की, उसी लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाए। और 7 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा अनिवार्य कंपलसरी होनी चाहिए। तो आई होप आप यहाँ वर्धा योजना को भी समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं सार्जेंट आयोग के बारे में। सार्जेंट आयोग 1944 में आया। इस आयोग ने क्या किया कि जितने भी 6 साल से 11 साल के बच्चे हैं, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा शुरू की। अब प्रश्न घुमा के कैसे पूछता है, वह कौन सा आयोग है जिसने भारत में 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया? तो उस आयोग का नाम है सार्जेंट आयोग। और कब बना है? 1944। इसके बाद आ जाते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 की ये शिक्षा नीति हमारे पास भारत में दूसरी शिक्षा नीति थी। अब आपको मैंने पिछला जो वीडियो पढ़ाया था नई शिक्षा नीति, उसमें मैंने सारी शिक्षा नीतियां कवर करा दी थी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये एनपी 1986 क्या है। ये भारत की दूसरी शिक्षा नीति है, जो तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के टाइम पे आई थी। इस शिक्षा नीति में एक सिफारिश की गई थी, और वो सिफारिश क्या थी कि जितने भी 14 साल तक के बच्चे हैं, उन तक उनका जो है सार्वभौमिक नामांकन हो और उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित हो। इसका मतलब ये है कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल में सभी बच्चों को एडमिशन भी मिले और वो बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ ठहरे भी सही, यानी कि ड्रॉप आउट न हो और जल्दी भाग के न जाए, ताकि सीखने में बच्चों को फायदा मिले। तो ये सिफारिश हुई थी। तो देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। अब आपको मैं वापस बता देता हूँ। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूचिका। कब बना? 1976 में 42वां संविधान संशोधन से। इससे पूर्व किसका विषय था? राज्य सूचिका। गोखले बिल क्या है? गोखले बिल था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। और किसके समक्ष रखा? ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली के समक्ष। और इसे अस्वीकार किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं? आरटी का जनक, जन्मदाता। पटेल बिल कहाँ के लिए था? बंबई प्रांत के लिए। तो इसे स्वीकार किया गया केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए 1917 में। लाया कौन था? विट्ठल भाई पटेल। फिर उसके बाद वर्धा योजना क्या है? अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन को ही वर्धा योजना कहते हैं। यह वर्धा महाराष्ट्र में 1937 में शुरू हुई बुनियादी शिक्षा को लेकर इसमें बात कही गई थी, समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन जाकिर हुसैन थे। और इसको हम तालीमी या मूल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मातृभाषा शिक्षण पे जोर दिया गया और सभी बच्चों को जो 7 साल तक हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिए जाने पर बात कही गई थी। उसके बाद हमने सार्जेंट आयोग पढ़ा, जो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करना इसने शुरू किया। फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति ने 14 साल तक के बच्चों के लिए सार्वभौमिक नामांकन और ठहराव की बात कही या उसकी सिफारिश की। अब हम आते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर। एक तो है राम मूर्ति समिति, एक बाल अधिकार चार्टर, और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहेगा तपस मजूमदार समिति। तो 2 समितियां और एक चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले 1990 में एक समिति बनी, जो है राम मूर्ति समिति। इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने कहा कि जो शिक्षा है उसको अधिकार बनाया जाए। सर्वप्रथम शिक्षा को अधिकार बनाने और शिक्षा को मूल अधिकारों के अंदर रखने की सिफारिश की थी, जिस समिति ने, उसका नाम है राम मूर्ति समिति। तो प्रश्न क्या आएगा? उस समिति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले शिक्षा को एक अधिकार बनाकर उसको मूल अधिकारों में शामिल करने की बात कही। तो वो समिति कौन सी है? राम मूर्ति समिति। कब बनी? 1990। उसके बाद बाल अधिकार चार्टर ये लाया गया 1992 में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ के द्वारा बाल चार्टर एक्ट लाया गया 1992 में।
और इस चार्टर एक्ट में कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को अधिकार बनाया जाएगा। यानी कि आरटीई एक्चुअल में 1992 से शुरू हुई है। विश्व भर में आरटीई, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा का अधिकार कहते हैं, वह 1992 से शुरू हुआ। सबसे पहले इस चार्टर में हस्ताक्षर किए नार्वे ने, अर्थात नार्वे वो पहला देश था जो इस आरटीई को लागू कर पाया। और उसके बाद भारत ने 135वें नंबर पर हस्ताक्षर किए, तो भारत आरटीई को लागू करने वाला 135वां देश बना, जिसने 6 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की। अब देखिए, भले ही बाल अधिकार चार्टर में 6 से 18 वर्ष की बात की जाती है, किंतु जब भी भारत में आरटी एक्ट पढ़ाया जाता है तो ये आरटी एक्ट 2009 क्या कहता है कि ऐसे बच्चे जो सामान्य हैं वो 6 से 14 साल तक की उम्र तक ही यह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगी। यदि आप विकलांग श्रेणी के हो, CWSN के हो, विशेष आवश्यकता वाले हो, तो आपको 4 साल की छूट दी जाएगी, तो आप 6 से 18 वर्ष तक की उम्र तक पढ़ सकते हो। तो ये बाल चार्टर एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत में ये जो तपस मजूमदार समिति बनी है, इस समिति से पूर्व दो महत्वपूर्ण मुद्दे हुए। एक मुद्दा तो था मोहिनी जैन और कर्नाटक राज्य का, और दूसरा मुद्दा था जस्टिस उन्नी कृष्णन, जो हाईकोर्ट के जज थे आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में। तो दो राज्य सरकार और दो व्यक्तियों के बीच जो केस हुआ, इसको समझते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट पेपर में से पूछा जाता है कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य जो वाद हुआ था वो कब हुआ? 1992, जिस वक्त भारत ने आरटी पर 135वें नंबर पर हस्ताक्षर किए उसी साल हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था? मामला ये था कि मेडिकल जो कॉलेज है कर्नाटक का, वहां प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद हो गया था, और उसी विवाद में जो कर्नाटक हाईकोर्ट है उन्होंने इस बात का फैसला सुनाया कि जो शिक्षा है उसको अनुच्छेद 21, बोले तो जीने का जो अधिकार है, उसमें शामिल किया जाए। तो उन्होंने उसमें समाहित माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा को हम अलग नहीं कह सकते, शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है, और जब राज्य सरकार का या समुचित सरकार का दायित्व है तो अनुच्छेद में 21 में इसे माना जाएगा। तो ये पहला केस था कि जब पहली बार अनुच्छेद 21 में शिक्षा को समाहित करने की बात हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी जस्टिस उन्नी कृष्णन ने फैसला सुनाया 1993 में, अगले ही साल। और ये क्या था? इसमें उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको जो शिक्षा मिल रही है उसको हम जीवन के अधिकार, जीने के अधिकार, राइट टू लीव के अंदर, अनुच्छेद 21 के अंदर माना जाएगा। तो शिक्षा को यहाँ भी राइट टू लीव, बोले तो अनुच्छेद 21 के अंदर समाहित किया गया। तो अब ये दो ठोस सबूत हो गए, और इन्हीं के आधार पर आगे हम बात करेंगे तपस मजूमदार समिति। इस तपस मजूमदार समिति ने 1999 में क्या करवाया? अनुच्छेद 21A को शामिल करने की बात कही संविधान के अंदर। अभी अनुच्छेद 21A क्या है, इसको आगे समझेंगे। कि तुम ये समझते हैं कि यदि प्रश्न आए कि बताइए कौन वास्तविक जन्मदाता हैं आरटीई के, तो वो हैं जस्टिस उन्नी कृष्णन। अब क्यों हैं, मैं समझाता हूं। जैसे आपने पढ़ा कि गोखले जो बिल था वो सबसे पहले लाया गया प्राथमिक शिक्षा को मुक्त और अनिवार्य करने के लिए, किंतु उसे लागू नहीं किया जा सका था। तो वहां हमने बात की कि गोपाल कृष्ण गोखले को आरटीई के जन्मदाता कहते हैं, पर वो चीज धरातल पे नहीं आ पाई थी। किंतु जब जस्टिस उन्नी कृष्णन ने आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध फैसला देकर शिक्षा को अनुच्छेद 21 में शामिल किया, तो तब से ही ये धरातल पे लागू होने की बात हुई। तो ये वास्तविक जन्मदाता माने जाते हैं जस्टिस उन्नी कृष्णन। अब हम बात करते हैं तपस मजूमदार समिति का प्रयास क्या रहा। आज जिसे हम आरटीई एक्ट कहते हैं, जिसे हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं, ये अनुच्छेद 21A का परिणाम है। और इस अनुच्छेद 21A, बोले तो 6 साल से लेकर 14 साल तक की निःशुल्क बच्चों की शिक्षा का जो कार्य है वह किस समिति ने किया? तपस मजूमदार समिति ने। तो इस समिति के प्रयासों से ही 1999 में अनुच्छेद 21A को शामिल करने की बात हुई संविधान के अंदर। और फिर 2002 आता है, और इस 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ भारत में, जिसे कहते हैं 86वां संविधान संशोधन।
तो सन 2000 में तपस मजूमदार समिति की बात को प्रस्ताव को ग्रहण करते हुए एक संविधान संशोधन लाया गया, 86वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन ने संविधान में 3 परिवर्तन किए, 3 अलग-अलग जगह पर। सबसे पहले मूल अधिकारों में एक अधिकार जोड़ा गया, अधिकार अनुच्छेद 21A। और फिर नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45, उसमें संशोधन किया गया। और लास्ट में मूल कर्तव्यों के अंदर भी पहले 10 मूल कर्तव्य थे और फिर 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के नाम से जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन जो है, इसने भारत के संविधान में 3 परिवर्तन किए और ये 2002 में आया। इसमें सबसे पहला मूल अधिकार जोड़ा गया है, मूल अधिकारों में एक अधिकार जोड़ा गया और वो अधिकार था शिक्षा का अधिकार। अब वो अधिकार कैसे बनाया गया? इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, इसको अनुच्छेद 21A या क भी बोल सकते हो। तो ये अनुच्छेद 21A क्या था? इसमें कहा गया कि जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और ये अधिकार मिलेगा। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 है। तो यदि कभी प्रश्न आए कि RTE 2009 का सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 21A। और ये क्या है? ये इस बात के बारे में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा उनको मिलेगी, वो भी निःशुल्क और अनिवार्य रूप से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में। अनुच्छेद 45 में संशोधित करते हुए ये बात कही गई कि अब राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो 6 साल तक के जो बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे, उनकी शिक्षा की गारंटी देवें, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करें। तो देखिए, यदि कभी प्रश्न आए कि बताओ, आज हम ECCE कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सुरक्षा या आंगनबाड़ी की जो बात करते हैं, इस शिक्षा की बात कौन से अनुच्छेद में कही जाती है? तो वो है अनुच्छेद 45। और ये अनुच्छेद 45 किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि 6 वर्ष तक के बालक जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। अब हम बात करते हैं आगे। 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया मूल कर्तव्यों के अंदर, क्योंकि पहले 10 थे, अभी 11वां क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी शिक्षा माता पिता ही सुनिश्चित करवा सकते हैं। यदि माता पिता को कर्तव्य बद्धित किया जाए, तो वो भी अपने कर्तव्य को समझेंगे और अपने बच्चों को जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, उसको दिलाएंगे। तो ये अनुच्छेद 51 माता पिता के लिए था, अनुच्छेद 45 किसके लिए था? राज्य सरकार के लिए। और अनुच्छेद 21A राज्य और केंद्र दोनों सरकार के लिए था। और यहाँ अधिकार बनाया गया शिक्षा को। तो शिक्षा को अधिकार कब बनाया गया? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि RT एक्ट किस प्रकार से बना है। तो इसकी डेट आपको याद रखनी पड़ती है। तो हमने यहाँ थोड़ा सा विजुलाइज तरीके से, एक नए तरीके से आपके सामने प्रदर्शित किया है कि यदि आप इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। अब ये बना कैसे है? सबसे पहले 2009 20 जुलाई को RT का जो एक्ट है वह पास हुआ राज्यसभा में। राज्यसभा और लोकसभा, आपको पता है, संसद के उच्च और निम्न सदन हैं, तो दोनों सदनों में पहले तो पास होना था। तो राज्यसभा में 20 जुलाई को पास हुआ RT एक्ट का बिल, RT एक्ट। फिर उसके बाद 4 अगस्त को इसे लोकसभा में पास किया गया और फिर उसके बाद 26 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए। और इस पर राष्ट्रपति जी के जो हस्ताक्षर हुए, ये तभी से कानून बन गया है। यानी कोई भी RT एक्ट, मतलब ये बात करिए कि RT एक्ट या कोई भी अधिनियम कब लागू होता है? जब उस पर किसके हस्ताक्षर हो जाते हैं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो यदि कभी प्रश्न आए कि बताइए RT एक्ट कब से अधिनियम बन गया, तो वो बना था 26 अगस्त 2009 को। क्यों बन गया? क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से ही वह अधिनियम जो है वो माना जाता है, लागू माना जाता है। हालांकि राज्य सरकार इसे संपूर्ण देश में किसी अलग डेट को लागू करती है, किंतु जिस दिन इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं राष्ट्रपति के, उसी दिन से यह अधिनियम मान लिया जाता है। तो सबसे पहले 20 जुलाई को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और अगले ही दिन इसका गजट प्रकाशन होता है
यानी सभी के समक्ष इसका प्रकाशन होकर इसकी सूचना दी जाती है। तो गजट प्रकाशन हुआ और गजट प्रकाशन के बाद में भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। अब ये क्यों लागू किया है समझते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस चीज को भी आप समझे कि जब सारी चीजें 2009 में 27 अगस्त तक हो चुकी थी, तो फिर इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से क्यों लागू किया गया। इसे 2009 में भी लागू करते तो काफी अच्छा रहता। तो देखिए, लागू इसलिए इसको बाद में किया 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल से ही शैक्षणिक वर्ष चेंज होता है। यदि इसे 2009 में लागू करना पड़ता तो सत्र के बीच में, एक शैक्षणिक सत्र के बीच में इसे लागू नहीं किया जा सकता था। तो आरटी एक्ट 2009 को 1 अप्रैल 2010 को इसलिए 1 अप्रैल 2010 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 1 अप्रैल से ही नया शैक्षणिक वर्ष या सत्र प्रारंभ होता है। इसलिए इसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश था, तो वहां धारा 370 लगी हुई थी, तो उसके चलते जो है इसमें लागू नहीं कर सकते थे। तो हम ये समझ चुके हैं कि 20 जुलाई राज्यसभा, 4 अगस्त लोकसभा, 26 अगस्त राष्ट्रपति हस्ताक्षर, 27 अगस्त गजट प्रकाशन और 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। और फिर बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया जब धारा 370 हटी उसके बाद। तो ये जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से लागू हो चुका है। अब अगर हम ये वर्तमान के हिसाब से बोलूं तो आरटी एक्ट संपूर्ण भारत में लागू है। ऐसी कोई स्थान नहीं है भारत में जहां ये लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में भी लागू है, इसका मतलब समस्त जगह लागू है। आगे मैं बात करूं कि जब इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, उस दिन या उस मूल अधिनियम में 38 धाराएं थी और 7 चैप्टर्स थे और एक अनुसूची थी। तो यदि प्रश्न आए कि मूल आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो एक अनुसूची, 7 अध्याय और 38 जो हैं इसमें क्या है, 38 धाराएं हैं। जबकि आज जिस आरटी एक्ट 2009 को हम पढ़ते हैं, 2025 में आप ये क्लास देख रहे हो, तो इस दिन मतलब आज की डेट तक बाकी अध्याय सेम है, अनुसूची सेम है, किंतु धाराएं 38 से बढ़ाकर कितनी हो चुकी हैं, 39 हो चुकी हैं। और ये 39वीं धारा कब जोड़ी गई, तो ये 2012 के संशोधन के बाद जोड़ी गई थी। वो संशोधन भी आगे हम देखेंगे कि कब और कैसे हुआ। तो वर्तमान में 39 धाराएं हैं, जबकि मूल आरटी में 38 धाराएं हैं। बाकी चीजें नहीं बदली है, वैसी की वैसी हैं। पहले भी 7 अध्याय थे, अभी भी 7 अध्याय हैं। पहले एक अनुसूची थी, अभी भी एक अनुसूची है। तो ये बात है। अब मैं बात करूं कि गणराज्य वर्ष पूछा जाता है, तो गणराज्य के 60वें वर्ष में 35वां अधिनियम यह था। तो अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि 2010 ये चल रहा है और हमारा संविधान जो लागू हुआ उस डेट से लेकर, संविधान लागू होने से लेकर आज की डेट तक कितने साल निकल गए हैं, तो 60 वर्ष निकल चुके हैं। और तो 60वें साल में 35वें नंबर का यह एक्ट बनाया गया। तो यदि कभी प्रश्न आए कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में यह अधिनियम बना, तो 60वें वर्ष में 35वें नंबर का यह अधिनियम पारित हुआ। तो ये हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कि आज की डेट तक, जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस डेट तक आरटी एक्ट 2009 में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको किताबों में 3 ही संशोधन पढ़ाए जाएंगे, किंतु अभी वर्तमान में 5 संशोधन पूरे हो चुके हैं। मैं एक एक करके समझा दूंगा। तो देखिए, 3 संशोधन पहले थे। एक संशोधन सबसे पहले 2012 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, फिर 2019 में। उसके बाद संशोधन हुआ 2022 में और नवीनतम संशोधन हुआ था 21 दिसंबर 2024 को। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कुल कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं। 5 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से 3 तो शुरुआत के थे और 2 अभी नवीनतम हैं। तो सबसे पहले 2012 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन कौन सी धाराओं में बदलाव किया गया था, तो धारा 1, 2, 3 यानी कि शुरू की 3 धाराओं में, फिर 21वें और 22वें नंबर की धारा में, फिर 25वें नंबर की धारा में, और ये तो बदलाव हुआ और एक नई धारा भी जोड़ी गई थी 39वें नंबर की। यानी जो आज हम वर्तमान में 39 धाराएं पढ़ते हैं,
ये 39वें नंबर की धारा वर्ष 2002 में जोड़ी गई थी। और उसके अलावा धारा 1, 2, 3, 21, 22 और 25 इन धाराओं में संशोधन भी हुआ था। बात करते हैं वर्ष 2017 की। 2017 में धारा संख्या 23 में बदलाव हुआ। अभी धाराएं क्या हैं इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो धाराएं हैं उनमें कौन कौन सी खास बातें हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। बात करते हैं 2019 की। 2019 में धारा संख्या 38 और धारा संख्या 16 इनमें संशोधन किया गया, यानी कि कोई नई धारा नहीं जोड़ी गई है। नई धारा केवल एक ही बार जोड़ी गई है 2012 में। उसके बाद अनुसूची जो इसकी एकमात्र अनुसूची है उस अनुसूची में कब संशोधन हुआ? 2022 में। तो आज जब हम ये पढ़ते हैं तब तक भी किताबों में संशोधन नहीं हुआ है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं इस शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। तो आज जो बदलाव हो रहे हैं तो उस बदलाव का मुझे पता होना जरूरी है, और ये बदलाव होते हैं तो हमें इनको पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब तक किताबों में ये इंक्लूड नहीं हुआ है। तो आज आप इसे नोट जरूर कीजिएगा कि अनुसूची में कब बदलाव हुआ? वर्ष 2022 में। और वर्ष 2024 में फिर से अभी धारा 16 में बदलाव हुआ। और ये बदलाव क्या था? बदलाव ये था कि जो 5वीं 8वीं के बच्चे हैं जिनको फेल नहीं कर सकते थे पहले, अब उनको अनुत्तीर्ण करने का नियम भी बना दिया गया है। तो सबसे नवीनतम जो संशोधन है वो 2024 में 21 दिसंबर को हुआ है। अब ये तो हो चुका है कि कब कब संशोधन हुए, और इसके अलावा कहाँ कहाँ इसे कब बनाया गया, कैसे लागू किया गया। अब आज की डेट में ये बात करते हैं कि जो आरटी एक्ट 2009 है, जो संशोधित रूप से पढ़ा जाता है, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? एक हैं। कितनी धाराएं हैं? 39 धाराएं हैं। और 39 धाराएं कितने अध्यायों के अंदर पढ़ाई जाती हैं? 7 अध्याय के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो हमें ये पता करना है कि वो 7 अध्याय कौन कौन से हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक की धाराएं उनमें आती हैं। तो बात करते हैं इसके 7 अध्यायों के नाम जानने से लेकर, और उसमें कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित हैं, और सबसे छोटा अध्याय कौन है, सबसे बड़ा अध्याय कौन है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले अध्याय को कहा जाता है प्रारंभिक। तो इस प्रारंभिक में केवल 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। और इसे हम आरटी का सबसे छोटा अध्याय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरटी में 2 धाराओं वाला सबसे छोटा, सबसे संक्षिप्त यही अध्याय है। अब बात में करूं आगे दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जिस नाम से आपका ये अधिनियम है आरटी 2009, उसी नाम से जो अध्याय है वो अध्याय नंबर 2 है। और इसमें 3 धाराएं आती हैं, धारा 3, धारा 4 और धारा 5। तो 3 धाराएं आती हैं अध्याय 2 में। अब आ जाते हैं तीसरे अध्याय पर। तीसरे अध्याय में 3 महत्वपूर्ण जो हैं उनके कर्तव्य बताए गए हैं। सबसे पहले समुचित सरकार का दायित्व, फिर स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व, और माता पिता के दायित्व जो हैं उनको तीसरे अध्याय में 3 जनों के दायित्व हैं, सरकार, प्राधिकारी और माता पिता। और ये धाराएं आती हैं इसमें धारा 6 से लेकर धारा 11 तक। तो ये 3 अध्याय हो चुके हैं। बात में करूं, और जो सबसे ज्यादा प्रश्न धाराओं में से, अध्याय में से पूछा जाता है वो यही है कि शिक्षक और विद्यालय का दायित्व कौन से अध्याय में है? अध्याय 4 में है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक की धाराएं हैं? तो धारा 12 से लेकर धारा 28 तक की जो धाराएं हैं वह सबसे बड़े इसी अध्याय में बताई गई हैं। तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? अध्याय 4, जिसका नाम है विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व। और धारा 12 से लेकर धारा 28 तक इसी अध्याय में बातें कही गई हैं। बात में करूं अगले अध्याय की। अगले अध्याय का नाम है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। पाठ्यक्रम कैसा होगा, मूल्यांकन कौन करेगा, और इसमें फेल करने का या पास करने का कैसा नियम है, वो धारा 2 धाराओं में हमें पढ़ना है, धारा 29 और 30 में। मैं बात करूं अगले अध्याय की, तो अगले अध्याय का नाम है बाल अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 से 34 तक 4 धाराएं इसमें हैं। फिर उसके बाद अंतिम अध्याय है जिसको प्रकीर्ण के नाम से जानते हैं। इसमें 35 से लेकर 39 तक की धाराएं हैं। अब हम बात करते हैं शुरुआत से। प्रारंभिक में 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2। अगला है आरटीई के नाम से, जिसमें धारा 3 है, 3, 4 और 5। फिर है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य, जो तीसरा अध्याय है, इसमें धारा संख्या 6 से 11 तक है। चौथा सबसे बड़ा अध्याय है, इसमें धारा 12 से लेकर 28 के बीच में है, जिसका नाम है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। फिर है पाठ्यक्रम वाला जो 5वां अध्याय है, ये इसमें 2 धाराएं हैं, 29 और 30। और फिर छठा अध्याय है बालकों के अधिकारों का संरक्षण, इसमें 4 धाराएं हैं, 31 से 34। और अंतिम अध्याय है प्रकीर्ण, जिसमें 35 से 39 तक के बीच की धाराएं हैं। और लास्ट आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं
कि आरटीई का जो गान है, जो सॉन्ग है, उसमें कौन से उस सॉन्ग का नाम क्या है, उसमें कैसे बोला जाता है। तो आरटी के गाने का नाम है टन टन टन, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुम्हें पुकारे, तुमको पुकारे। तो ये जो आदर्श वाक्य हैं वो आरटी 2009 का है। तो यदि कभी प्रश्न आए कि आरटी एक्ट 2009 के गान का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको ये आदर्श वाक्य भी याद रखना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण 39 धाराओं की, और ये 39 धाराएं ऐसी होगी कि आज तक आपने इस हिसाब से नहीं पढ़ी हैं, कि जो आपको एक नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आरटी की जो अध्याय होंगे वो अध्याय का नाम हम पहले से ऊपर रखेंगे, और उन अध्यायों के अंदर जो धाराएं सम्मिलित हैं उनको हम ऐसे मोटे अक्षरों में लिखकर आपको बताएंगे, कि डायरेक्ट यदि कभी पूछे कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ कौन सी धारा है, धारा 1। परिभाषाएं कौन सी धारा है, धारा संख्या 2। अब इनमें क्या क्या जानकारी है वो भी आपको बताई जाएगी। तो आपको अगले वीडियो में ये पढ़ाया जाएगा कि आरटी की सभी 39 धाराएं और 7 अध्याय कौन कौन से हैं। साथ ही में जो एक अनुसूची जो आपको पढ़ाई नहीं जाती है, केवल बताई जाती है, उस अनुसूची में क्या है वो भी आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आपको वीडियो एंड तक आपने यहाँ तक देख लिया है, और हर वीडियो आप कोशिश करें कि एंड तक देखें, ताकि आप एक नए तरीके से समझकर अपना ज्ञान बढ़ाएं।